तब जितेंद्र की बहन ने रोते हुए उनसे कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इस पर जितेंद्र ने बड़ी ही कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहलाने वाले मशहूर एक्टर जितेंद्र की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। एक साधारण सुनार कैसे बन गया बॉलीवुड का जंपिंग जैक। मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ हो रही अपनी शादी को क्यों तोड़ दिया जितेंद्र ने। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 171 जिसके क्रैश होने पर तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसी प्लेन क्रैश में जितेंद्र कैसे बच गए। कैसे किया जितेंद्र ने अपनी ही बहन का यौन शोषण, और यौन शोषण करने के बाद क्या किया उसके साथ। बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहलाने वाले जितेंद्र एक समय पर निरा कंगाल और पाई पाई के मोहताज कैसे हो गए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को अमृतसर की एक पंजाबी हिंदू खत्री फैमिली में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जितेंद्र का असली नाम जितेंद्र है ही नहीं। उनका असली नाम है रवि कपूर। कपूर सरनेम का मतलब ये नहीं है कि जितेंद्र किसी फिल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। जितेंद्र के पिता अमरनाथ कपूर एक सुनार थे, वो भी नकली गहनों के। फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गहनों की फिल्म इंडस्ट्री में सप्लाई किया करते थे। जितेंद्र की माँ का नाम था कृष्णा कपूर। जितेंद्र अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। जब जितेंद्र 1-2 साल के थे तब उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर अमृतसर से बम्बई आ गए और शीश महल सदन नाम की एक चौल में रहने लगे। एक 4 मंजिला इमारत जिसमें तकरीबन 80 परिवार रहते थे, उसी इमारत में उन्हीं परिवारों के साथ जितेंद्र ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 20 साल गुजारे। जितेंद्र ने गिरगांव के सेंट सेबेस्टियंस गोम हाई स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की। स्कूल की पढ़ाई के दौरान उनका एक राजेश नाम का बड़ा पक्का दोस्त हुआ करता था, जो कई साल बाद जाकर हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना बना। स्कूल की पढ़ाई के बाद जितेंद्र ने बम्बई के ही सिद्धार्थ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ जितेंद्र अपने पिता अमरनाथ कपूर की व्यापार में भी मदद किया करते थे। अपने पिता अमरनाथ कपूर की ट्रेनिंग में जितेंद्र भी इस धंधे के महारथी बन गए। तभी अचानक एक दिन उनके पिता अमरनाथ कपूर को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। अपने पिता अमरनाथ कपूर की मौत के बाद परिवार के खर्च का सारा जिम्मा जितेंद्र के कंधों पर आ गया। जितेंद्र की माँ चाहती थी कि जितेंद्र अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नकली गहनों के इस व्यापार को आगे बढ़ाएं, मगर जितेंद्र को नकली गहनों का ये व्यापार पसंद नहीं था। उनका मानना था कि इस व्यापार से ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इसी नकली गहनों के व्यापार की बदौलत ही वो पिछले 20 सालों से उस सड़ी सी चौल में रह रहे हैं। उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाने की सोची। अपने पिता के परिचय का फ़ायदा उठाते हुए जितेंद्र ने फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जितेंद्र को उनकी अगली फिल्म नौरंग में कोई रोल दे दे, मगर वी शांताराम ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वी शांताराम के इस इनकार से जितेंद्र बहुत निराश हो गए, मगर 2 दिनों के बाद ही उनके पास वी शांताराम का एक संदेश आया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जितेंद्र को अपनी फिल्म नौरंग में एक रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया है। जितेंद्र बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्हें कोई तगड़ा रोल मिल गया है, मगर जब वो स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि उन्हें कोई तगड़ा रोल नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, 6 और लड़कों को भी इस रोल के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब जब फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई एक जूनियर आर्टिस्ट कभी नहीं आया मान लो, तब
इन 7 लड़कों में से किसी एक से उस जूनियर आर्टिस्ट का काम ले लिया जाएगा। जितेंद्र ये काम करना तो नहीं चाहते थे, मगर चूंकि उनके पास अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरी में इस काम के लिए हामी भरनी पड़ी। जब फिल्म नौरंग की शूटिंग राजस्थान के बीकानेर में हो रही थी, तब एक सीन था जिसमें फिल्म की हीरोइन संध्या को आग में से निकलकर बाहर आना था। संध्या के बॉडी डबल ने इस स्टंट को जोखिम भरा बताते हुए करने से इनकार कर दिया। जब वी शांताराम ने सातों जूनियर आर्टिस्ट से पूछा तो उन सब ने भी इनकार कर दिया, सिवाय जितेंद्र के। जितेंद्र ने इस स्टंट को करने के लिए हामी भर दी। जितेंद्र ने संध्या की तरह औरतों के कपड़े पहने और आग में से निकलकर ये जोखिम भरा स्टंट किया। काम के प्रति जितेंद्र के इस पैशन से वी शांताराम बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने जितेंद्र को अपनी अगली फिल्म सहरा में हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया। जितेंद्र बहुत उत्साह के साथ वहां गए, मगर 30 बार रीटेक देने के बाद भी वो एक डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाए। जहां एक तरफ जितेंद्र अपनी इस घटिया परफॉर्मेंस पर हैरान हो रहे थे, वहीं उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब वी शांताराम ने उनकी इतनी भद्दी परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें अपनी अगली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में हीरो के तौर पर साइन कर लिया। जितेंद्र ने साल 1965 में रिलीज होने वाली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से हीरो के तौर पर अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए जितेंद्र को 600 रुपये की फीस मिली, मगर यह फिल्म बुरी तरह से पिट गई, फ्लॉप हो गई। इसके बाद वी शांताराम ने ही जितेंद्र को उनकी अगली फिल्म बूंद जो बन गई पत्थर में साइन किया, मगर यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। साल 1967 में जितेंद्र ने फिल्म फर्ज में काम किया। यह फिल्म एक बड़ी ही लो बजट की फिल्म थी। इस फिल्म के मशहूर गाने मस्त बहारों का आशिक में जितेंद्र ने जो लाल कलर की टी शर्ट और सफ़ेद जूते पहन रखे हैं, वो जितेंद्र खुद अपने पैसों से बम्बई के चोर बाजार से खरीद कर लाए थे। जितेंद्र को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी, मगर इस फिल्म को रिलीज हुए 12 हफ्ते हो चुके थे और अब तक ये फिल्म कुछ खास कमाई, कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। ट्रेड एनालिसिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को फ्लॉप करार देने लगे थे और सिनेमाघर मालिक इस फिल्म को सिनेमाघरों से उतारने की सोचने लगे थे। जितेंद्र चाहते थे कि ये फिल्म 3 हफ्ते और सिनेमाघरों में लगी रहे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई फिल्म 15 हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों में लगी रहती है तो वो पक्का सुपरहिट होती है। इसीलिए जितेंद्र आने वाले 7 दिनों तक, यानी 1 हफ्ते तक, हर रोज बम्बई के 2-3 बड़े बड़े सिनेमाघरों में जाकर फिल्म फर्ज के सारे टिकट खुद ही खरीद लेते थे, ताकि फिल्म सिनेमाघर में लगी रहे। जितेंद्र की ये तकनीक काम कर गई। धीरे धीरे इस फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी होने लगी और आने वाले 2 हफ्तों के बाद फिल्मी पंडितों ने फिल्म फर्ज को सुपरहिट करार दे दिया। क्रिटिक्स ने इस फिल्म के मशहूर गाने मस्त बहारों का मैं आशिक में जितेंद्र की जोरदार उछल कूद को देखकर उन्हें टाइटल दिया जंपिंग जैक। इस तरह से फिल्म फर्ज के रिलीज होने के बाद जितेंद्र बन गए बॉलीवुड के जंपिंग जैक। इसके बाद जितेंद्र ने हमजोली, कारवां और परिचय जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। साल 1972-73 की बात है। पूरे बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की धूम मची हुई थी। जितेंद्र के पक्के दोस्त संजीव कुमार हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। उन्होंने जितेंद्र के जरिए हेमा मालिनी की मां और उनके पिताजी के सामने हेमा मालिनी और अपनी शादी का प्रस्ताव भेजा। जितेंद्र प्रस्ताव लेकर भी गए, मगर हेमा मालिनी की मां और उनके पिताजी के सामने जितेंद्र ने हेमा मालिनी और संजीव कुमार की शादी का नहीं, हेमा मालिनी और अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया। दरअसल संजीव कुमार जानते नहीं थे कि फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र भी हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे और उनसे शादी करना चाहते थे। हेमा मालिनी की मां और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जैसे एक शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप से शादी करें, इसलिए उन्होंने जितेंद्र के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।
वही हेमा मालिनी जो कहा करती थी कि वो धर्मेंद्र के सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगी, उन्हें उनकी मां ने न जाने ऐसा क्या समझा दिया कि वो जितेंद्र से शादी करने के लिए राजी हो गई। चेन्नई में दोनों परिवारों की बैठक हुई और शादी की तैयारियां होने लगी। तय हुआ कि धर्मेंद्र को इस शादी की भनक तक न लगने पाए, वरना वो इस शादी में खलल डाल देंगे। इसलिए मीडिया को भी इस शादी से दूर रखा गया था। मगर न जाने कैसे चेन्नई के ही एक लोकल न्यूज़पेपर में काम करने वाले एक लोकल पत्रकार को ये खबर मालूम चल गई और उसने ये खबर अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। न्यूज़पेपर भले ही छोटा था, मगर ये खबर बहुत बड़ी थी। एक न्यूज़पेपर से दूसरे न्यूज़पेपर, छोटे न्यूज़पेपर से बड़े न्यूज़पेपर, तेलुगु न्यूज़पेपर से हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर से इंग्लिश न्यूज़पेपर, धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में सर्कुलेट हो गई कि हेमा मालिनी और जितेंद्र की चेन्नई में शादी हो रही है। जब बम्बई में बैठे धर्मेंद्र को यह खबर मालूम चली, तब उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की इस शादी को रोकने का फैसला किया। मगर वो जानते थे कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए धर्मेंद्र सीधे पहुंचे शोभा कपूर के घर। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये शोभा कपूर कौन है? शोभा कपूर ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाली एक एयर हॉस्टेस थी, जो 14 साल की उम्र से ही जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी। वो जितेंद्र से प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी और पिछले कई सालों से उनके साथ रिलेशनशिप में भी थी। जब शोभा कपूर को मालूम चला कि जितेंद्र उनसे शादी करने का वादा करने के बावजूद हेमा मालिनी से शादी कर रहे हैं, तो उनके पांव तले ज़मीन निकल गई। धर्मेंद्र और शोभा कपूर सीधे पहुंच गए चेन्नई हेमा मालिनी के घर। फिर वहाँ कैसा तमाशा मचा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तमाशे का निचोड़ ये कि धर्मेंद्र के समझाने के बाद हेमा मालिनी ने इस शादी से इनकार कर दिया और शोभा कपूर के सूखती बाणों से शर्मिंदा होकर जितेंद्र ने न सिर्फ हेमा मालिनी के साथ अपनी हो रही शादी को तोड़ा, बल्कि शोभा कपूर के साथ जल्द से जल्द शादी करने का फैसला कर लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही जितेंद्र ने शोभा कपूर के साथ शादी कर ली। साल 1976 की बात है, करवा चौथ का दिन था। उस शाम जितेंद्र को बम्बई से चेन्नई जाने के लिए एक फ़्लाइट पकड़नी थी। जब जितेंद्र एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें मालूम चला कि फ़्लाइट नंबर 171 जिससे वो बम्बई से चेन्नई जाने वाले हैं, वो 2 घंटा लेट हो गई है। जितेंद्र ने सोचा कि अब 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर फारिग बैठकर वो क्या करेंगे, इससे अच्छा घर जाकर अपनी पत्नी शोभा का करवा चौथ का व्रत खुलवा दें। जितेंद्र सीधे घर आ गए, मगर उस रात चांद बादलों में कुछ ऐसा जा छिपा कि नजर ही नहीं आ रहा था। शोभा कपूर अब बगैर चांद दिखे जितेंद्र को घर से बाहर नहीं जाने दे रही थी। इसी चक्कर में 9:30 बज गया। जब जितेंद्र अपने घर की छत पर टहलते हुए अपने आप को कोस रहे थे कि नाहक वो इन 2 घंटों के दौरान घर आ गए, जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट छूट गई, कि अचानक उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ आसमान में आग का एक उड़ता हुआ सा एक गोला सा देखा। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट की तरफ से बहुत भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा। जब जितेंद्र ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक ही उनके घर की लैंडलाइन पर एक के बाद एक फ़ोन आने लगे उनके परिचितों के। वो उनका कुशल क्षेम पूछना चाहते थे, वो जिंदा है कि नहीं ये पूछना चाहते थे। तब जितेंद्र को मालूम चला कि जिस फ्लाइट नंबर 171 में बैठकर वो बम्बई से चेन्नई जाने वाले थे, 9 बजे टेक ऑफ होते ही थोड़ी देर बाद वो क्रैश हो गई। उस क्रैश में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें से एक जितेंद्र की को एक्ट्रेस रानी चंद्रा भी थी। बस फिर क्या था, जितेंद्र ने हाथ जोड़े और लगे भगवान को शुक्रिया अदा करने कि अच्छा हुआ चांद बादलों में जा छिपा, नहीं दिखा, जिसकी वजह से वो उस फ्लाइट में नहीं बैठे, वरना अगर वो उस फ्लाइट से बम्बई से चेन्नई के लिए निकल जाते तो आज स्वर्ग में खड़े होते। इसके बाद 70 के दशक में जितेंद्र ने खुशबू, किनारा, जिगरी दोस्त, जैसे को तैसा, दुल्हन, विदाई और धर्मवीर जैसी फिल्मों में काम किया। 80 के दशक की शुरुआत में जितेंद्र को फिल्में मिलना धीरे धीरे कम होने लगी।
इसीलिए जितेंद्र ने खुद अपना पैसा लगाकर एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था दीदारे यार। मगर ये फिल्म बहुत बुरी तरह से पीटी, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, जिसकी वजह से जितेंद्र को उस ज़माने में तकरीबन 3 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। 3 करोड़ रुपयों का। जितेंद्र बुरी तरह से कर्जे में डूब गए, बैंकरप्ट हो गए, पाई पाई के मोहताज हो गए। उन्हें 20-25 साल पहले अपने चौल के गरीबी वाले दिन याद आने लगे। इस नुकसान को भरने के लिए और कंगाली से बाहर निकलने के लिए जितेंद्र ने आशा, ज्योति, इंसाफ की पुकार, जानी दोस्त, निशान, मकसद, धर्म काटा, औलाद, माँ, तोहफा, मवाली, हिम्मत वाला, सरफरोश, सिंहासन, फर्ज और कानून, प्यासा सावन, मेरी आवाज़ सुनो और जस्टिस चौधरी जैसी लगातार एक के बाद एक तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया। ये सभी फिल्में लो बजट की और अधिकतर दक्षिण भारतीय फिल्मों की रीमेक थी, जिनमें से अधिकतर फिल्मों में जितेंद्र की जोड़ी श्रीदेवी और जयाप्रदा जैसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों के साथ बनी थी। 90 के दशक में जितेंद्र ने हातिम ताई, चुप, आदमी खिलौना है, जज मुजरिम और लवकुश जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2000 में जितेंद्र ने अपनी बेटी एकता कपूर के प्रोडक्शन बैनर तले बनी फिल्म कुछ तुम कहो में काम किया और यही फिल्म जितेंद्र के फिल्म कैरियर की आखिरी फिल्म बन गई। इसके बाद जितेंद्र ने बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले लिया और लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो गए। साल 2018 में जितेंद्र एक बार फिर से लाइमलाइट में आए, जब उन पर एक बेहद ही गलीच इल्ज़ाम लगा। फरवरी 2018 में जितेंद्र की अज्ञात बहन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका नाम, पता, पहचान ये किसी को नहीं मालूम। जितेंद्र की अज्ञात बहन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की कि 50 साल पहले सन 1971 में जितेंद्र ने उनका यौन शोषण किया था। उस एप्लीकेशन में उन्होंने उस भयानक रात की पूरी कहानी बताई थी। उस एप्लीकेशन में वो लिखती हैं कि वो जितेंद्र के मामा की बेटी हैं। जनवरी सन 1971 की बात है, जब वो 18 साल की थी और जितेंद्र 28 साल की। एक सुबह जितेंद्र उनके घर आ गए और अपने मामा मामी यानी उनके माता पिता से कहा कि वो उन्हें अपनी एक फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए शिमला ले जाना चाहती हैं। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उनके माता पिता को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। जितेंद्र उन्हें साथ लेकर दिल्ली से शिमला के लिए निकल पड़ी। रास्ते में कार के सफ़र के दौरान जितेंद्र ने उनसे कोई बात नहीं की। रात को जब वो शिमला पहुँचे तो उन्होंने एक होटल में एक कमरा बुक किया, जिसमें 2 बेड थे। जितेंद्र ने अपनी बहन से कहा कि तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। आधी रात के वक्त जब जितेंद्र वापस लौट कर आए तो उनकी बहन दीवार की ओर मुंह करके सो रही थी। उन्होंने पलट कर जितेंद्र की ओर देखा और फिर दीवार की ओर मुंह करके सो गई। जितेंद्र की बहन के मुताबिक जितेंद्र की चाल ढाल, उनकी आंखें और कमरे में वो जैसे ही घुसे तब जो बदबू आई उससे वो समझ गई कि जितेंद्र ने शराब पी रखी है। इसके 2-3 मिनट बाद ही जितेंद्र उनके बेड पर उनके पास आ गए और इसके बाद जितेंद्र ने उनका यौन शोषण किया। उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये भी लिखा है कि यौन शोषण के दौरान जितेंद्र ने उनके साथ क्या क्या किया, मगर वो मैं कैमरे पर नहीं बता सकता। जब जितेंद्र उनके साथ ये सब कर रहे थे तब जितेंद्र की बहन ने रोते हुए उनसे कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इस पर जितेंद्र ने बड़ी ही कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसी तरह से हर रात को सोता हूँ। उनका यौन शोषण करने के बाद जितेंद्र खामोशी से अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह जितेंद्र ने रात वाली इस घटना पर उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने एक यूनिट मेंबर से कहा कि इसे कुछ कपड़े खरीद दो और दिल्ली इसके घर छोड़ाओ। इसके बाद जितेंद्र ने अपने एक यूनिट मेंबर के साथ उन्हें कार से
उनके घर भिजवा दिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जितेंद्र पर FIR दर्ज की। जितेंद्र ने इस इल्ज़ाम को झूठा और बेबुनियाद बताया। तकरीबन 1 साल तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये मुकदमा चलता रहा। मई 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फैसला देते हुए कहा कि पीड़िता के इल्ज़ाम में कोई तथ्य, कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ दिनों पहले जितेंद्र की बेटी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बन रहे एक सीरियल में पीड़िता की बेटी के ऑडिशन को रिजेक्ट किए जाने से पीड़िता गुस्से में थी। इसीलिए उन्होंने बदले की भावना के तहत जितेंद्र को बदनाम करने के लिए उन पर यह झूठा आरोप लगाया। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जितेंद्र को इस गलीच इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी कर दिया। आज जितेंद्र अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी नाती, अपने पोतों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। अपनी बेटी एकता कपूर के कहने पर उन्होंने आर्ट बालाजी की एक फैमिली ड्रामा वेब सीरीज़ बारिश 2 में काम भी किया। हो सकता है आने वाले दिनों में जितेंद्र बॉलीवुड में एक बार फिर से वापसी भी करें। अगर करेंगे तो ये देखने लायक होगा।